मुबारक हो पाकिस्तानियों, महंगाई की शरह 11.8% पर आकर गिर गई है। इतनी कम महंगाई की आखिर क्या वजह है जो तेज़ी से इन्फ्लेशन रेट गिरा है? इसकी रीज़न क्या है और इसके बाद हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इन्फ्लेशन पिछले 30 महीनों के सबसे लो पॉइंट पर आई है, 11.8% पर। और हमने वो भी देखे थे 2 साल पहले, वो दिन भी देखे थे 1.5 साल पहले, जब पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है वो 40% को क्रॉस कर गई थी और उसके बाद 30 से 40% तक रही थी। पिछले साल ये 30% तक चली गई थी 2023 में, और उसके बाद हम पिछले 6 महीने से ये डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं इन्फ्लेशन रेट में। और हुकूमत की खुद की तवक्कुआत के बरक्स ये 11.8% पर आकर गिरी है। हुकूमत 13% का सोच रही थी और ये तकरीबन 12% इन्फ्लेशन रेट आया है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त खबर है। लेकिन जिसे कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसके पीछे कुछ डार्क डिटेल्स हैं कि रेट क्यों इतना नीचे आया है और मज़ीद अब क्या इक़दामात होने चाहिए, जिसको लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, जो स्टेट बैंक की तरफ अब लोग इशारा कर रहे हैं कि उनको क्या इक़दामात करने चाहिए। तो पहले तो हुकूमती मौक़िफ़ देखते हैं कि क्या रीज़न बनी है 11.8% इन्फ्लेशन की, इतनी कम महंगाई की, और उसके बाद हम अपनी रीज़न्स को डिस्कस करेंगे। हुकूमत कहती है कि टाइटर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़, यानी पूरा एक उन्होंने टाइट माहौल बनाया हुआ था। इसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको 22% तक रखा हुआ था और बहुत हद तक इंपोर्ट को कंट्रोल किया हुआ था। लोगों की जो स्पेंडिंग है उसको हुकूमत ने कंट्रोल किया हुआ था, बहुत सी चीज़ों को महंगा करके। इसके अलावा रिकॉर्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वो बहुत अच्छी हुई है हुकूमत के मुताबिक। ये गंदम वगैरह की वो अलग बात है कि किसान रुल गए हैं, लेकिन उसकी वजह से गंदम सस्ती हो गई है। किसानों को ऑब्वियसली कम रेट मिला है तो रोटी भी फिर सस्ती हुई है, गंदम भी सस्ती हुई है। और स्टेबल करेंसी, ये जो तकरीबन 6-7 माह से हम देख रहे हैं कि डॉलर 280 पर खड़ा हुआ है, ये भी एक मैसिव रीज़न है कि चीज़ें क्यों नहीं महंगी हो रही और क्यों नीचे की तरफ आ रही हैं। अब ये तो हो गया हुकूमती मौक़िफ़, जो किसी हद तक दुरुस्त है। अब इसमें हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा महंगाई ने जो पिछले 2 सालों में हुई है, जिसमें मल्टीपल रीज़न्स थी। पहले कोरोना वायरस आया, हमारी इकॉनमी रिसेशन में गई, उसके बाद पूरे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई। 300 का पेट्रोल हो गया, एकदम 300 के ऊपर चला गया डॉलर। तो सबकी हवा निकल गई थी पिछले साल के आगाज़ में। आपको याद होगा 2023 जनवरी में क्या हालात थे मुल्क के, मतलब डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। तो वो किसी हद तक बेहतर हुई है सिचुएशन, जो ऐसा लग रहा था कि 500 पर जाकर रुकेंगी ये चीज़ें, डॉलर और पेट्रोल। तो बेसिकली वो जो महंगाई थी ना, उसने अवाम की कमर तोड़ी है और लोगों ने स्पेंडिंग से अपना हाथ खींचा है। और इसलिए अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें अब सस्ती होना शुरू हो गई हैं। ये गाड़ियों की भी प्राइसेस बहुत सी, जो अगर आप कार मार्केट में किसी से बात करें या बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करें, तो ये अपनी जो इनके कुछ मॉडल्स हैं, जो इनके कुछ वेरिएंट्स हैं, उसमें अपनी उनकी प्राइसेस में कमी कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें सोलर पैनल्स की प्राइसेस में कमी आ रही है। फिर फूड की जो प्राइसेस हैं उनमें कमी आ रही है, ये गंदम क्राइसिस की वजह से आटे की कीमतों में कमी हो रही है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स की प्राइसेस में कमी हो रही है, और इसके अलावा रियल इस्टेट सेक्टर वो भी डूबा हुआ है। इसकी मेन रीज़न ये थी कि पिछले 2 सालों की महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी थी और लोग स्पेंड करने के काबिल नहीं रहे थे। और जब स्पेंडिंग नहीं होती तो फिर क्या होता है, कंपनीज़ को मजबूरन प्राइसेस कम करना पड़ती हैं। तो जब प्राइसेस कम हो रही हैं तो उसकी वजह से हम एक शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन में कमी देख रहे हैं, एक वाज़ह कमी देख रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न खुद अवाम है। अवाम के अच्छे इक़दामात की वजह से, अवाम के अच्छे फ़ैसलों की वजह से अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई हैं कि कंपनीज़ को मजबूरन ये इक़दामात उठाने पड़े हैं कि बड़ी बड़ी जो इन्होंने प्राइसेस की कीमतों में इजाफा किया था उसको अब इन्होंने वापस खींच लिया है। मतलब ये समझते थे कि पाकिस्तान के लोगों के पास हराम का पैसा है कि हम गाड़ियों की कीमतें, एक फटीचर गाड़ी की कीमत 1 करोड़ कर देंगे
और आपको पता है प्लॉटों की प्राइसेस क्या हो गई थी, घरों की, मतलब 3-3 मरले का घर 5 करोड़ रुपए में बिक रहा है। ये सारी चीज़ें अब नीचे आ रही हैं, ये थैंक्स टू इकॉनमी। और बहुत इसमें जो कंज्यूमर के पैटर्न्स हैं वो भी हमें बताते हैं कि क्यों ये चीज़ें कम हो रही हैं। लोगों ने बेसिकली स्पेंडिंग से हाथ खींच लिया है, और जब स्पेंडिंग से हाथ खींच लिया है तो इसकी वजह से पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी स्लो डाउन का शिकार है। पाकिस्तान की इकॉनमी 88% डिपेंड करती है स्पेंडिंग पे, कंज्यूमर स्पेंडिंग पे, क्योंकि हमारी इकॉनमी इनहेरेंटली एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करके अपनी इकॉनमी को चलाएं। हमारी इकॉनमी है कि जी हमारे मुल्क में जो ये मिडिल क्लास पैसे स्पेंड करती है, इससे हमारी इकॉनमी चलती है। थोड़ा बहुत हमें ये जो रेमिटेंस आती है, जो थैंक्स टू ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो भेज देते हैं कोई $25 बिलियन के करीब, और वही $25-26 के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। $50 बिलियन हमें यहाँ से मिल जाता है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात करें, उसके तो बुरे हालात हैं। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की शरह पिछले 50 सालों में सबसे कम है, और इतनी कम इन्वेस्टमेंट की शरह तब थी जब पाकिस्तान एक जंग ज़दा माहौल से निकला था, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने हाथ खींच लिया था। उस लेवल के हालात हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है 13.1%, यानी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही, सीधी सी बात है। और इसकी एक मेजर रीज़न क्या है? आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जन्म देती है आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को, और जहाँ पे कानून का कुछ पता ना हो, जहाँ पर कुछ पता ना हो अगली हुकूमत किसकी होनी है, जहाँ पर अदालतों के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर देखता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी कौन देगा, उसकी गारंटी कौन देगा अगर मुझे यहाँ पर कोई मसला हो जाता है। पाकिस्तान में तो जंगल का कानून है, वो तो यही समझते हैं कि जी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जब पाकिस्तानी मुल्क से पैसा निकाल कर बाहर लेकर जा रहे हैं, पाकिस्तानी दुबई में प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, पाकिस्तानी बाहर जाकर अपने बिजनेसेस को सेटअप कर रहे हैं, तो बाहर वाले लोग क्यों आएंगे पाकिस्तान में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारी स्टेट को पूछना चाहिए एक दूसरे से, कि अपने मज़े तो इनके काम हो नहीं रहे। जो स्टेट ने बड़े बड़े सेक्टर्स बनाए हुए हैं जिससे ये स्टेट पैसा कमाती है, तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कौन ख़रीदेगा आपकी प्रोडक्ट्स? ये जो आपके स्टील के बिजनेसेस हैं, जो अशराफिया के बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, रियल इस्टेट के, स्टील के, सीमेंट के, खादों के, ये कौन फिर इनसे लेगा? गंदम के और चीनी के ये जो इनके कारोबार है, हाँ इनको पता है कि गंदम और चीनी तो बिकनी है, लेकिन कुछ जगहों पर अब पाकिस्तान की एलीट को भी हीट महसूस होना शुरू हो गई है। उनको भी फील हो रहा है कि अब हमारे बिजनेसेस भी नहीं चल रहे, इसलिए अब इनको एक एहसास हो रहा है कि भाई इकॉनमी को थोड़ा बहुत तो रिवाइव करना है ना। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो अब इकदामात हो रहे हैं कि जी पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, डॉलर को भी मेंटेन रखा गया है, ये कुछ हंगामी इकदामात किए गए हैं जिसकी वजह से इकॉनमी थोड़ी बहुत अब आपको स्टेबलाइज नज़र आ रही है। वो भी क्यों? क्योंकि लोगों ने स्पेंडिंग से हाथ खींचा हुआ है। और इसमें कुछ ग्लोबल मार्केट के फैक्टर्स भी हैं, जैसा कि ग्लोबली ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल हैं। इसके अलावा गंदम की फरावानी है, आपने इंपोर्ट भी कर ली, आपके किसानों के पास भी बहुत ज़्यादा थी, कोई ख़रीदने वाला नहीं था। और इसके अलावा आपने जो एक स्टेबल एक्सचेंज रेट रखा हुआ है 280 रुपीज़ पर, 278 to 280 रुपीज़ पर। अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो देख रही है स्टेट बैंक की तरफ कि भाई जी आपका जो शरह सूद थी, इंटरेस्ट रेट, वो जो पॉलिसी होती है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो 22% पर इस वक्त रखी हुई है, वो अब उसको आप थोड़ा कम कर दें, उसको तकरीबन 17% तक ले आएँ, 18% तक ले आएँ। क्योंकि किसी एक कानून है माशियात का कि जितनी इन्फ्लेशन होती है उतना ही इंटरेस्ट रेट रखा जाता है। इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या डिफ़ाइन करता है कि अगर किसी भी छोटे बिज़नेस ने या मीडियम स्केल बिज़नेस ने अगर कोई लोन उठाना है तो इतने इंटरेस्ट पर वो लोन उठाता है। और हर मुल्क में जो स्टेट बैंक है या सेंट्रल बैंक है वो ये इंटरेस्ट रेट को डिफ़ाइन करता है। भारत में बात करें वो आई थिंक 12 से 13% है इंटरेस्ट रेट, पाकिस्तान में वो 22% पे गया हुआ है। अब 22% पर करना स्टेट बैंक की मजबूरी थी, क्योंकि जब इन्फ्लेशन 38 to 40% थी तब ठीक है, मजबूरी थी स्टेट बैंक की कि स्टेट बैंक ने 38% नहीं किया आपका इंटरेस्ट रेट, 22% पे ही रखा। 22% का भी मतलब है कि यहाँ पर कोई अब बिज़नेस नहीं हो सकता। मतलब आपके बैंकों से कोई पैसा लेगा तो उसको रिटर्न 22% का इंटरेस्ट देना होगा उस पर। ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट है, और इस इंटरेस्ट रेट पर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता। तो अब बहुत से जो लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो बिजनेसमैन हैं,
वो मुतालबा कर रहे हैं कि भाई अब अगर इन्फ्लेशन 12% आ गई है तो आप भी कम से कम 15 से 17% तो कर दें इंटरेस्ट रेट, ताकि थोड़ा बहुत बिजनेस चलना शुरू हो। जो पाकिस्तान में पूरा एक स्लो डाउन हुआ है ना सिस्टम, इस स्लो डाउन की एक और भी बहुत बड़ी रीज़न है कि आपके कारखाने नहीं चल रहे, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप हुई पड़ी है, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ठप हुई पड़ी है। इसके अलावा आपकी दूसरी जो सनतें हैं वो हैवी मशीनरी नहीं मंगवा रही, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े बिजनेसेस ने चलना होता है कर्जे के साथ, तो कर्जे के ऊपर एक इंटरेस्ट देना होता है। तो वो इंटरेस्ट रेट जब 22% होगा तो कौन कारखाने चलाएगा। तो यही अगर 15% हो जाता है इंटरेस्ट रेट, तो बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब फैक्ट्रियां दोबारा चलनी शुरू होंगी, वो बंदे हायर करेंगे, इसके साथ ही उनको फिर हैवी मशीनरी दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ेगी पाकिस्तान में। तो उससे क्या होगा, एक बार फिर पाकिस्तान में इकॉनमी का पहिया चलना शुरू होगा। तो पाकिस्तान में जब इकॉनमी का पहिया चलता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बनना शुरू हो जाता है, यानी ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक फ़र्क आना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली हम एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करते नहीं हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो गवर्नमेंट की एक ये भी फ़िलॉसफी है, गवर्नमेंट की एक ये भी स्ट्रेटजी है IMF के साथ कि ख़ुद इकॉनमी को चलने नहीं देना, इकॉनमी को स्लो डाउन रखना है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट को हाई रख के 22% इंटरेस्ट रेट का मतलब है आपकी इकॉनमी ना चले, इकॉनमी चलती है बिजनेस से। और ये लोग समझते हैं कि अगर हमने 15% या इन्फ्लेशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट रख दिया ना, यानी कि 12-13% पे अगर ले आए इंटरेस्ट रेट, तो फिर कारखाने चलना शुरू हो जाएंगे, लोगों को हायर करेंगे। लोगों को जब हायर करेंगे तो बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियों में जो सामान है वो हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं करते, बहुत सी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं। तो फिर इंपोर्ट बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस इंपोर्ट बिल की पेमेंट आपको डॉलर से अदा करनी होती है। तो फिर पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक क्राइसिस दोबारा जन्म ले लेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी स्टेबल हुए पड़े हैं। $10 बिलियन से ज़ायद के इस वक्त रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के पास। ये पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में बड़ी एफर्ट लगा के इधर उधर से खींच कर अपने स्टेट बैंक में डॉलर्स रखे हैं, और ये स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि इतने आपके रिजर्व्स रहें। क्योंकि आपको याद है PDM पार्ट 1 की जब गवर्नमेंट थी, ये दिसंबर 2022 में इसहाक डार जब दोबारा बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $1 बिलियन रह गया था। एक स्टेज ये भी आ गई थी। तो अब ये स्टेट बैंक चाहता है कि ये $10 बिलियन से नीचे ना आए, क्योंकि वो बड़े डेंजरस लेवल्स होते हैं $5 बिलियन से ऊपर। तो वो एक थ्रेश होल्ड रखना चाहते हैं $10 बिलियन कि जी हमारी इकॉनमी इससे स्टेबल रहे। लेकिन इसकी वजह से मुल्क की जो ओवरऑल इकॉनमी है, जो ग्रोथ है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके ये इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं कि ठीक है जी, अगर इकॉनमी नहीं चल रही तो ना चले, पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको कायम रखना है हमने। बेशक लोगों को जॉब्स ना मिलें, बेशक हमारी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ें, बेशक हम दूसरी रिफॉर्म्स ना करें। वही बात है ना, दूसरी रिफॉर्म्स ये नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो कम नहीं हो रही। जिस मर्ज़ी से आप पूछ लें, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं कर रही। ये ब्यूरोक्रेसी के मज़े ख़त्म नहीं हो रहे। जो इनको फ्री पेट्रोल और फ्री बिजली मिली हुई है, इनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं, इनको पर्क्स और प्रोटोकॉल्स, ये ख़त्म नहीं हो रहे। ये UNDP की रिपोर्ट कहती है कि कितना बड़ा चंक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपकी एलीट खा जाती है, जो रूलिंग एलीट है, जो गवर्नमेंट भी करती है, जो टैक्सेस भी नहीं देती, और पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से वो अपने मज़े पूरे करते हैं, ये फ्री बिजली और फ्री पेट्रोल और फ्री गाड़ियाँ। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसको स्टेट इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है कि जी हमने इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ये जितने आपके सूबे हैं और फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, ये अपने मज़े पूरे करती हैं। ये मिनिस्टर्स और उनकी फिर नीचे उनकी काबीना, उनके सेक्रेटरीज़ और उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी, वो अपने मज़े छोड़ने के लिए नहीं तैयार। शाह खर्चियाँ जिसे हम कहते हैं। तो वो अगर किसी हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दें, कोई ईमानदार लीडर आ जाए जो कहे कि जी नहीं, इस हद तक, इससे आगे आपने फ्री चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं। लेकिन आपको पता है, अगर ऐसी कोई बात कहेगा तो वो फिर जेल में ही जाएगा। फिर पूरा सिस्टम उसके ख़िलाफ़ हो जाता है, पूरी स्टेट मशीनरी उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, पूरी रियासती मशीनरी उसको दबाने में लग जाती है कि भाई ये तो हमारे मज़े ख़त्म करने पे आ गया। तो इसलिए ऐसी बात जो भी करेगा वो हमेशा तुना ही जाता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उसको या तो जेल भेज देते हैं या तो मरवा देते हैं। अब देख लें, पाकिस्तान की जितनी भी रूलिंग एलीट है वो यहाँ पे भी मज़े पूरे करती है, वो बाहर प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीदती है, अभी दुबई लीक्स में जिनका नाम आया है, और वही सबसे कम टैक्स देती है, और वही अपने टैक्स ना देने वाले दोस्तों को नवाजती है, ये वडेरों को, लैंड ओनर्स को, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको।
तो बेशक इन्फ्लेशन 11.8% पे आ गई है ये मई के महीने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेहतरी के कोई असरात नहीं है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी में, क्योंकि ओवरऑल इकॉनमी तभी बेहतर होगी जब हम रिफॉर्म्स करेंगे, और रिफॉर्म्स करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जो लोग एटलीस्ट हुकूमत कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे रिफॉर्म्स हों, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं वो रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि टैक्स लगाओ बड़े अमीर लोगों पर, लैंड ओनर्स पर टैक्स लगाओ, जागीरदारों पर टैक्स लगाओ, अपने पर्क्स में थोड़ी कमी करो, थोड़ी नहीं ज़्यादा कमी करो, ब्यूरोक्रेसी की जो शाह खर्चियाँ हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, ये जो जजेस को इतने महलनुमा घर दिए हुए हैं इसमें थोड़ा सा आप इसमें कटाव करो, और अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करो, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क में एक बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को जन्म दो। एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो एक पॉलिटिशियन साहब भी मांगा करते थे उनको मिल गई है, लेकिन आवाम को वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड पर वो अपना कारोबार लगा सकें। पाकिस्तान में तो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन उठकर दुबई जा रहे हैं, तो क्या मतलब मेरे जैसा या आप जैसा बंदा वो क्यों जुर्रत करेगा कि वो इधर पैसा लगाए, क्योंकि उसे पता है कि उसने जब पैसा लगाना है तो 100 किस्म का माफिया उसके पीछे आ जाना है। आपको पता है यहाँ पर अगर कोई बंदा लीगल तरीके से किसी पाकिस्तानी सरकारी हॉस्पिटल में कोई सोचे भी ना अगर कोई डिस्पेंसरी खोलने का, तो उसको फ़ोन आ जाते हैं माफियाज की तरफ से कि भाई तुमने पीछे हटना है या हम तुम्हें पीछे हटाएं अपने तरीके से। ये तो पाकिस्तान की हालत है कि एक एक चीज़ में आपने अपने अपने बंदों को नवाजा हुआ है। एक कैंटीन का ठेका भी बताता है कि पाकिस्तान में करप्शन किस लेवल तक पहुंच गई हुई है, किस लेवल तक इन्होंने जंग लगा दिया हुआ है। जो लोग पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं और वही बार बार आकर हुकूमत करते रहते हैं, वही उन्होंने अपनी एक नूरा कुश्ती लगाई हुई है और वही पावरफुल तबकों के साथ डील्स वगैरह करके हुकूमत में आ जाते हैं और फिर सबको नवाजते हैं, सबको ठेके मिलते हैं, सबको एंजॉयमेंट मिलती है, सिर्फ आवाम पिसी जाती है। और आवाम को हर दफ़ा ये चूरन दिया जाता है कि जी ये मुश्किल दिन है, गुजार लें, आगे अच्छे दिन आने वाले हैं, कड़वी गोली निगल लें, आइंदा से आपको ऐसी कड़वी गोलियां नहीं निगलनी पड़ेंगी, फ़लाँ और ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। अभी ये बिजली के बिलों में आवाम की चीखें निकालेंगे, इनको कोई एहसास नहीं है आवाम का, और ख़ुद फ्री बिजली इंजॉय करते जाएंगे। मतलब आप ख़ुद सोचें कि एक हुकूमत अपने मुल्क के हालात सही करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कोई सीरियस इकदाम कर रही है। वो इकॉनमी का पहिया रोकने पर तुली हुई है कि लोगों को जॉब्स ना मिलें, लोग रोज़गार से महरूम रहें। ये इनकी फ़िलॉसफी है कि इकॉनमी को तेज़ नहीं करना, अगर इकॉनमी तेज़ हो गई तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक खसारा आ जाएगा, जिसको IMF फिर आपको कहता है कि ये खसारा नहीं होना चाहिए। IMF भी डेफिनेटली उसने भी वही तरीके निकालने हैं ना जो हमारी गवर्नमेंट ने उनको प्रेजेंट करने हैं कि भाई ऑप्शंस ही यही हैं। IMF फिर कहता है कि जो मिडिल क्लास सैलरीड तबका है उससे टैक्स निकाल ली जाओ, उसको तुन्नी जाओ, और असल जो लोग हैं जिनको टैक्स देना चाहिए उन पर टैक्स लगाते नहीं। और जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, उसका तो वैसे ही किसी को कोई ख्याल नहीं है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी में कुछ बेहतरी आएगी इस कम इन्फ्लेशन की वजह से, या ये डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म बेस्ड है और फ्यूचर में पाकिस्तान की इकॉनमी के जो बड़े मसले हैं वो वैसे ही बरकरार रहेंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।